हेलो एंड वेलकम टू इवोल्यूशन आरएस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरू करते हैं आज का रैपिड रिवीजन। उसमें हमने कल पढ़ा था कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राजस्थान की जो सांबर निवासी है गायत्री देवी, उनको जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया है। इन्होंने जो सांबर क्षेत्र है वहां पर स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में जो एक कह सकते हैं कि इनोवेशन या फिर नवाचार को बढ़ावा दिया और साथ ही लोगों को जागरूक किया है। सामूहिक विवाह अनुदान की जो राशि है राज्य सरकार द्वारा 25,000 कर दी है। इसको 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत जो 21,000 रुपए हैं वो वधु को मिलेंगे, साथ ही 4,000 रुपए जो संस्था है जिसने ऑर्गेनाइज करवाया विवाह उसको मिलेगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये पूरे 6 दिनों तक लागू है। पहले ये हफ्ते में केवल 2 दिन लागू थी। गांधी दर्शन जो म्यूजियम है, गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना जयपुर में की जा रही है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि गांधी के दर्शन से लोगों को रूबरू करवाना। राजस्थान जो साहित्य उत्सव है इसका आयोजन 25 से 27 मार्च जोधपुर में किया जाएगा। साथ ही जो केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना है उसके तहत राजस्थान के 4 जिले शामिल है। 4 जिले कौन से हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। आज की जो पहली न्यूज है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 8 मार्च को किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम कुछ महिला संबंधी योजना के बारे में पढ़ेंगे। पहली योजना है पहली योजना है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना। इसके तहत जो महिलाओं से संबंधित जितने भी काम हो रहे हैं उनमें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को करने के लिए जो व्यक्ति है या संस्था है उसको प्रोत्साहित करना, तो उसके लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो इस योजना के तहत दिया जाता है। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना ये राज्य सरकार की योजना पूर्ण रूप से। और इसका जो नोडल विभाग है वो है महिला सशक्तिकरण विभाग। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी जो मातृत्व पोषण योजना है ये इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर 2020 को लागू हुई थी। ये बजट घोषणा 2020 और 21 की है। ठीक है, और प्रथम चरण में इसे कुछ जिलों में से लागू किया गया था। ठीक है, और अब ये जो है पूरे 33 जिलों में लागू है। इंदिरा गांधी मातृत्व जो पोषण योजना है इसके तहत जो सेकंड बर्थ होता है उस समय, और साथ ही हम कह सकते हैं सेकंड बर्थ प्लस जो 3 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, और उनमें अगर पोषण की कमी है उनको भी इस योजना का लाभ मिलता है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। और 6,000 की जो वित्तीय सहायता है वो मुख्य रूप से 5 किस्तों में दी जाती है। 5 किस्तें, जहां पहली किस्त 1,000 रुपए, दूसरी भी 1,000 रुपए, तीसरी भी 1,000 रुपए और चौथी किस्त में 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। पांचवी किस्त के तौर पर 1,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट योजना है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर योजना है 2016-17 की। ये केंद्र की योजना है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है। इस योजना के तहत जो हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनको एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे सामाजिक होगी, विधिक हो गई, अस्थायी आश्रय हो गया, चिकित्सा हो गया, पुलिस सहायता हो गया, एक ही स्थान पर अगर सुविधा प्रोवाइड की जा रही है तो वो की जा रही है वन स्टॉप शॉप सिस्टम के साथ, वन स्टॉप सेंटर्स के माध्यम से। चिराली योजना, चिराली योजना 2023 तक लागू है। ये योजना केंद्र की है। इस योजना के तहत जो लिंग आधारित भेदभाव है, महिलाओं के प्रति हिंसा है, ठीक है, इनको रोकने के लिए और महिलाओं में जो जागरूकता है वो लाने के लिए ग्राम स्तर पर सामाजिक जो साथिनों द्वारा ग्राम स्तर पर सामाजिक सुरक्षा हेतु संचालित विभागीय योजना व अधिनियमों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। जो गांव के स्तर पर महिला संबंधी योजना है उनके बारे में महिलाओं को बताना है। चिराली योजना और योजना स्पेसिफिक जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती है तो महिला क्या एक्ट कर सकती है, एक्शन ले सकती है उनके अगेंस्ट में, तो वो, और साथ ही जो लिंग आधारित भेदभाव हो रहा है महिला के साथ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उनके आधार पर तो महिला क्या एक्ट कर सकती है, क्या कानून है, तो वो जागरूकता फैलाने का काम करता है
साथियों द्वारा काम किया जाता है, वो योजना है चिराली योजना। वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर 181 है, लेकिन देखो, ये वुमेन्स हेल्पलाइन 2017 को लागू हुई थी, 15 अगस्त 2017 को। ये केंद्र की योजना है, यानी इसका पूरा जो वित्तीय भार है वो केंद्र के पास, केंद्र वहन करता है। लेकिन वर्तमान में इसको मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के रूप में समेकित कर दिया है, इसमें शामिल कर दिया है। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पूरे राज्य की जितनी भी समस्या है किसी की, वो सुनती है ये हेल्पलाइन। यहाँ पे अपन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, कोई सी भी, ठीक है, कोई सी भी समस्या हो। आईएम शक्ति योजना। आईएम शक्ति योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको पता होगा, एक महामारी, इस महामारी की जो समस्या होती है, समस्या नहीं कह सकते इसको, ठीक है, तो महामारी जो जो है, उस समय हम क्या करते हैं कि इस योजना के माध्यम से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित कर रहे हैं। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ हुआ था 19 दिसंबर 2021 को। तो आपको इतना ध्यान रखना, शुभारंभ 19 दिसंबर 2021। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 14 प्लस, भले लड़कियां हों या महिलाएं हों, जो किशोरी बालिकाएं हैं या फिर महिलाएं हैं, उनको महामारी की समस्या समाधान समाधान हेतु, निदान हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किया जा रहा है। श्री गंगानगर की 3 पंचायतें चिरंजीवी पंचायत बन चुकी है। इसके तहत जो है भादवा वाला है, पहली ग्राम पंचायत थी चिरंजीवी के तहत जो श्री गंगानगर की थी, वो कौन सी थी, भादवा वाला। और उसके अलावा जो है 50 GB। मिशन आर्या, मिशन आर्या का संबंध क्या है, किससे है, दौसा से है। और मिशन आर्या का संबंध या इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है जो छोटे बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचाना, उनको कुपोषण की समस्या का समाधान करना है इस मिशन का। मिशन आर्या का संबंध है दौसा जिले से। मिशन कोटड़ा, मिशन कोटड़ा के तहत जो हर्बल कलर है, इस बार होली पर हर्बल जो कलर है, ठीक है, हर्बल रंग, उनको प्रोवाइड करवाया गया इन कोटड़ा की या फलाशा की या जाडोल की जो महिलाएं थी, ठीक है, आसपास का जो एरिया है, जाडोल हो गया, ठीक है, और फलासिया हो गया, राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इन क्षेत्रों की, जाडोल, फलासिया, कोटड़ा की, इन्होंने हर्बल रंग जो प्राकृतिक रंग है, प्रकृति के से प्राप्त जो रंग है, उसको बनाया है। उसी संबंधित मिशन कोटड़ा, ध्यान रखेंगे। अब मेगाट्रोपिक्स वन, ये मेगाट्रोपिक्स वन क्या है, इसरो और जो फ्रांस की एजेंसी है, ठीक है, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है सीएनएस, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2011 में लॉन्च किया था, सैटेलाइट को 2011 में लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य था जो 0 से 23.5 डिग्री के बीच में जो उष्णकटिबंध का क्षेत्र है, उसमें मौसम और जलवायु के अध्ययन हेतु इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। अब इसको प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा। क्यों गिराया जा रहा है, तो ये जो है, जो स्पेस है, स्पेस सॉरी, हम कह सकते हैं कि MT1 है, वो अपना जीवन काल पूरा कर चुका है। ठीक है, मेगाट्रोपिक्स वन अपना जीवन काल पूरा कर चुका है। तो अब अंतरिक्ष की सबसे बड़ी समस्या है आज की, वो अंतरिक्ष कचरा। ये एक चिंताजनक विषय है कि आज मानव न केवल पृथ्वी पर कचरा फैला रहा है, बल्कि उसने वायुमंडल को भी नहीं छोड़ा, अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा। अंतरिक्ष कचरा, ये समस्या सबसे बड़ी है। तो इस समस्या का समाधान है, तो ठीक है, विश्व में बहुत सारी कंट्री काम भी कर रही है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण कंट्री अगर हम सुने, तो यूरोपियन यूनियन है, EU। तो भारत भी इस समस्या समाधान है तो क्या कर रहा, अपने जो स्पेस में छोड़े हुए सैटेलाइट हैं, उनको वापस, जब वो अपना टाइम पीरियड पूरा कर लें, तो उनको वापस जमीन पर भेजने का काम कर रहा। अदरवाइज क्या होगा, जब ये टाइम पूरा कर लेते हैं, तो क्या होता है कि ये अपने आप एक कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है, फ्रीली। और कोई जो एक्टिव सैटेलाइट होता है वहां पे, कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, हम उसी कक्षा में लॉन्च करते हैं जनरली, तो ये क्या करेगा, उस सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको वापस इवेक्यूएट करना या वापस निकाल देना सही रहता है, ताकि जो सैटेलाइट नया हम लॉन्च करें उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाए। और वहां स्पेस में भी इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च कर गए बहुत सारी कंट्रीज ने, तो यहाँ पे भी मतलब जगह नहीं बची है, इसको वापस लाना पड़ेगा जमीन पर। तो प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा मेगाट्रोपिक्स वन को। आपको तो मेगाट्रोपिक्स वन के बारे में पता होना चाहिए कि ये भारत और फ्रांस का एक प्रोजेक्ट था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु के अध्ययन संबंधित था। भारत की यूपीआई और सिंगापुर के पेनाउ ने एक समझौता कर लिया, जिसके तहत अब सिंगापुर का कोई बच्चा भारत में
पेनों के माध्यम से पेमेंट कर पाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। और भारत का कोई बच्चा सिंगापुर में क्या कर पाएगा, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाएगा वहां के दुकानदार और वेंडर्स को। ये है पेनाउ और यूपीआई के मध्य समझौता। ये जो है कहीं न कहीं हम देखें तो वसुदेव जो कुटुंबकम की अवधारणा है, संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, उस अवधारणा पर आधारित है। मीराबाई चानू हाल ही में जो बीबीसी है, बीबीसी इंडियंस के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, इसके अवार्ड से नवाजी गई हैं। इनका संबंध जो है वो भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टर है ये, ठीक है। तो ये दूसरी बार है, 2021 में भी इन्हें ही मिला था ये अवार्ड। हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट क्या है? हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत अब, ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहा है। हिंदू ग्रोथ रेट मतलब 5% से कम ग्रोथ रेट। जो जीडीपी है हमारी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 5% के लगभग करीब आ चुकी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये हिंदू ग्रोथ रेट होती क्या है, इसके बारे में हम देखें तो सर्वप्रथम जो राज कृष्णा है, उन्होंने 1978 में 1978 में इस टर्म को इस टर्म को दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट को। और हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में उन्होंने कहा था, राजकृष्ण ने कहा था कि जब भारत ने 1991 के जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी मॉडल लागू नहीं किया था, उससे पहले भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो 4% थी, 1950 से 1980 के बीच में। तो वही है हिंदू ग्रोथ रेट। और वर्तमान स्थिति ऐसी बन रही है जब पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कह रहे हैं कि हम वापस हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। H3N2 इन्फ्लुएंजा, इतना बताना चाहिए कि वेरिएंट कौन सा है, H3N2 है, ठीक है। और ये ये टर्म आपको बताना चाहिए कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 स्ट्रेन से हम संक्रमित हो रहे हैं वर्तमान में। मीडियम रेंज, ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके तहत जो नौसेना है, ठीक है, ये नौसेना का एक प्रोजेक्ट है। पहली बात तो इस मिसाइल के जरिए युद्धपोत और जंगी जहाजों जो है, युद्धपोत और जंगी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट है वो डीआरडीओ है। और जो इजरायली, ठीक है, इजरायली संस्था है, ठीक है, जो स्पेस के या सुरक्षा के क्षेत्र में काम करती है, ठीक है, डिफेंस के क्षेत्र में काम करती है, आईआई। उन दोनों का ये प्रोजेक्ट है, संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एमआरएसएम, जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस का जो आयोजन है प्रतिवर्ष 7 मार्च को किया जाता है। आज आपने 2 दिवस पढ़े हैं, एक 8 मार्च पढ़ा, महिला महिला दिवस, ठीक है, और दूसरा है कौन सा, 7 मार्च को औषधि दिवस। तो जनता में जो जेनेरिक दवाएं, जेनेरिक दवाएं क्या होती है, देखो, एक दवा होती है कि कोई कंपनी जो है, ठीक है, बड़ी फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, उसने एक दवा बनाई। अब उसका जो एक पेटेंट होता है, पेटेंट होता है, ठीक है, पेटेंट मिलता है उनको, पेटेंट मिलता है फिक्स टाइम के लिए, 20 साल के लिए मिलता है। और फिर क्या करती है जो भी गवर्नमेंट है वहां की, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पेटेंट को क्या कर लेती है, कॉपी कर लेती है 20 साल बाद। और फिर क्या करती है, अपने हिसाब से दवा बनाती है। और वो दवाएं होती है सस्ती, ये जो 100 रुपए की मिलती थी ना, ये 10 रुपए में मिलेगी। ये होती है जेनरिक दवाएं। और राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजना के तौर पर इसको लागू करती है और खुद बनाती है इसको अब, ठीक है, प्रोडक्शन खुद करती है। और इनकी जो, इनमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो भी थोड़े चीप लेवल के होते हैं, लेकिन असर दोनों का बराबर होता है, दोनों की एक ही कैटेगरी होती है। इनको बोलते हैं जेनरिक दवा। तो जेनरिक दवाओं के संबंध में जागरूकता फैलाने का काम करेगी जन औषधि दिवस। और इसी जन औषधि दिवस को मनाया जाता है, क्यों, जेनरिक दवाओं का पता हो लोगों को। मध्य प्रदेश का हाल ही में 53वां जिला बन गया है, नाम है उसका मऊगंज, ठीक है। इसके अंदर 4 तहसीलों को शामिल किया गया है। दोस्तों,
आई होप आप आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।